नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह की एक नई कहानी लेकर। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बोलती हुई लाश। अध्याय 1। सन्नाटे में एक चुनौती। रात के 2 बजे थे। जासूस अमन के घर चिंतन भवन के अंधेरे और किताबों से भरे कमरे में सिर्फ एक छोटी मेज लैंप जल रही थी। पिद्दू सिंह अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे उस दिन के अखबारों को पढ़ रहे थे, जबकि अमन एक छोटे टेस्ट ट्यूब में किसी पीले तरल पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। कमरे में गहन चुप्पी थी, जो अमन के बेचैन दिमाग की शांति का प्रतीक थी। अचानक टेलीफोन की तेज कर्कश आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया। पिद्दू चौंक कर उठे और रिसीवर उठाया। हेलो? हाँ, ये जासूस अमन का निजी आवाज है। कौन बोल रहा है? फोन की दूसरी ओर से एक घबराई हुई लड़खड़ाती आवाज आई। वो आवाज सेठ धर्मपाल के युवा भतीजे रंजीत की थी। डॉक्टर साहब, प्लीज, मुझे जासूस साहब से बात करनी है। पुलिस इसे बस हार्ट अटैक कह रही है, लेकिन मेरे चाचा को मारा गया है, सदाबहार हवेली में पिछली रात। रंजीत लगभग रो रहा था। पिद्दू ने शांत रहने की कोशिश की। रंजीत जी, जरा रुकिए। पुलिस के अनुसार ये प्राकृतिक मौत है। आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? क्योंकि चाचा डर से जम गए थे डॉक्टर साहब, और उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ कसकर पकड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे नजरअंदाज कर दिया, ये कहकर कि ये मांसपेशियों की ऐंठन है। पर मैं जानता हूं, वो किसी को कोई संदेश देना चाहते थे। ये सुनकर अमन ने पीला तरल किनारे रख दिया और पिद्दू की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। उनकी बेचैनी तुरंत गायब हो गई थी। पिद्दू, अमन ने धीरे से कहा, किसी मृत व्यक्ति का अपने अंतिम क्षणों में कोई संदेश छिपाना एक असाधारण प्रयास है। ये किसी भी प्राकृतिक मौत से अधिक दिलचस्प है। पिद्दू ने रिसीवर पर वापस बात की। रंजीत जी, जासूस अमन आ रहे हैं। अपने चाचा की मुट्ठी को कोई हाथ न लगाए। और हां, अब आप शांत हो जाइए। हम 10 मिनट में सदाबहार हवेली पहुंचेंगे। ठीक 15 मिनट बाद जासूस अमन और पिद्दू सिंह सदाबहार हवेली के विशाल ड्राइंग रूम में खड़े थे। हवेली की भव्यता, जो सुनहरे और मखमली रंगों से सजी थी, अब सेठ धर्मपाल की अस्वाभाविक मौत के सामने फीकी पड़ चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर गुप्ता, जो अमन के कौशल से परिचित थे, वहां मौजूद थे। अमन साहब, इंस्पेक्टर गुप्ता ने कहा, ये बंद कमरे का मामला है। सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। हमने हार्ट अटैक की पुष्टि कर दी है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अमन ने फर्श पर औंधे पड़े सेठ धर्मपाल की ओर देखा। इंस्पेक्टर, जिस आदमी का चेहरा डर से इस तरह सिकुड़ गया हो, उसे नींद में हार्ट अटैक नहीं आता। अमन की निगाहें सीधे सेठ के भींचे हुए मुट्ठी पर गईं। और हार्ट अटैक के शिकार का बायां हाथ इतना कसकर भींचने का क्या कारण हो सकता है? अमन ने पूछा। पिद्दू, ये लाश बयान देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने झुककर सेठ के हाथ की हड्डियों को बड़ी सावधानी से जांचा। पिद्दू, हमें ये मुट्ठी खोलनी होगी, लेकिन सावधानी से, ताकि वो शब्द या वस्तु नष्ट न हो जाए। अध्याय 2। मुट्ठी का रहस्योद्घाटन। जासूस अमन ने इंस्पेक्टर गुप्ता के विरोध को नजरअंदाज किया और पिद्दू को अपनी जासूसी किट लाने का संकेत दिया। पिद्दू, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। मृत व्यक्ति के शरीर का हर अंश एक कहानी बताता है। सेठ धर्मपाल की ये मुट्ठी उनकी अंतिम गवाही है। अमन ने मेज से एक पतला लंबा चिमटा ट्वीजर्स लिया और बड़ी सावधानी से मुट्ठी के हर जोड़ की जांच की। ये जोर जबरदस्ती का नतीजा नहीं है, अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। सेठ जी ने इसे खुद कसकर भींचा है। वो जानते थे कि उनकी मृत्यु होने वाली है, और उनके पास बस कुछ सेकंड हैं किसी को बताने के लिए। पिद्दू ने टॉर्च की रोशनी को ठीक मुट्ठी पर केंद्रित किया। अमन ने अपनी उंगलियों का उपयोग करके चमत्कारी ढंग से उस कठोर मुट्ठी के अंगूठे को थोड़ा ढीला किया। एक धीमी चिर्र की आवाज आई, जैसे सदियों पुराना ताला खुला हो। जैसे ही मुट्ठी खुली, सभी की आंखें चौंधिया गईं। उसमें एक छोटी सुनहरी अंगूठी फंसी हुई थी। पिद्दू ने चिमटे से धीरे से अंगूठी उठाई
और उसे एक छोटी साफ जिपलॉक थैली में रख दिया। एक अंगूठी? इंस्पेक्टर गुप्ता ने भौहें चढ़ाईं। हो सकता है ये उनकी अपनी हो, जो गलती से हाथ में रह गई हो। अमन ने अंगूठी को करीब से देखा। नहीं इंस्पेक्टर, ये इतनी साधारण नहीं है। पिद्दू, क्या तुम इस पर कोई नक्काशी या प्रतीक देख सकते हो? पिद्दू ने टॉर्च की रोशनी में जांच की। हाँ अमन, ये अंगूठी काफी पुरानी लगती है। ये सोने की नहीं बल्कि कांसे की है, और इस पर एक उल्टा वी बना हुआ है जिसके दोनों सिरों को एक टेढ़ा चांद काट रहा है। अमन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपने दिमाग में हजारों पुरानी फाइलों को खंगाल रहे हों। पिद्दू, अमन ने कहा, सेठ धर्मपाल जैसे करोड़पति जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा कीमती चीजें पहनी, वो मरने से ठीक पहले कांसे की एक पुरानी अंगूठी क्यों भींचेंगे? ये उनकी अपनी नहीं हो सकती। ये हत्यारे की है या उससे जुड़े किसी गुप्त संगठन की। अमन ने मुट्ठी की हथेली के पास ध्यान दिया। उन्हें एक छोटा सा नीला धब्बा मिला। देखो पिद्दू, इस हथेली पर एक छोटा नीला धब्बा है। ये पेंट या स्याही नहीं है। ये शाही परिवार के नीलम के धूल जैसा कुछ लग रहा है। पिद्दू ने नोटपैड में तेजी से लिखा, अंतिम बोल, कांसे की अंगूठी, उल्टा वी और टेढ़ा चांद जोड़ नीले धूल का निशान। अमन ने हवेली के ड्राइंग रूम का निरीक्षण करना शुरू किया। वो हर चीज को माइक्रोस्कोप से देखने लगे। फर्श पर पड़ी धूल, किताबों की अलमारियों की स्थिति, यहां तक कि सोफे के कपड़े का धागा भी। अचानक अमन मेज पर पड़े एक महंगे शतरंज के बोर्ड के पास रुके। वो बोर्ड आधा खेला हुआ था। पिद्दू, मौत से कुछ देर पहले सेठ धर्मपाल किसी के साथ शतरंज खेल रहे थे, पर कमरे में तो सिर्फ सेठ जी का भतीजा रंजीत था। पिद्दू ने तर्क दिया, और वो कह रहा है कि वो बस उन्हें चेक करने आया था। रंजीत सच बोल रहा होगा पिद्दू, कि वो बस चेक करने आया था, लेकिन सेठ जी की लाश बता रही है कि उनके साथ कोई और था, कोई ऐसा जिसने उन्हें इतना डराया कि उनका दिल डर से फट गया और वो मुट्ठी में अंगूठी कस गए। अमन ने बोर्ड पर ध्यान दिया। एक काली प्यादी ब्लैक पॉन राजा किंग के पास पड़ी थी, जैसे उसने अभी अभी चाल चली हो। पिद्दू, अमन ने कहा, हमें ये पता लगाना होगा कि वो उल्टे वी और चांद वाली अंगूठी कहाँ से आई है, और सेठ धर्मपाल मौत से पहले किसके साथ शतरंज का ये खेल खेल रहे थे। अध्याय 3, इतिहास की परछाई। अगली सुबह जासूस अमन और पिद्दू सिंह शहर के सबसे पुराने इलाके, पुरानी मंडी की तंग गलियों से गुजर रहे थे। उनकी मंजिल थी बाबूलाल की प्राचीन वस्तुओं की दुकान, जो शहर के सबसे बड़े एंटीक डीलर और एक अनौपचारिक इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे। बाबूलाल की दुकान धूल भरी थी और अजीबोगरीब कलाकृतियों, मूर्तियों और पुरानी किताबों से भरी हुई थी। हर वस्तु पर इतिहास की गंध थी। अमन ने जिपलॉक थैली में रखी कांसे की अंगूठी बाबूलाल के सामने रखी। बाबूलाल जी, अमन ने कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनमें तत्काल जानकारी पाने की उत्सुकता थी। हम इस प्रतीक के बारे में जानना चाहते हैं, एक कांसे की अंगूठी जिस पर एक उल्टा वी है, जिसे एक टेढ़ा चांद काट रहा है। बाबूलाल ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और अंगूठी को करीब से देखा। उनकी बूढ़ी आंखों में अचानक एक पहचान की चमक आई, जिसके बाद चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। ये, बाबूलाल ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है अमन साहब, ये एक निशान है, बहुत पुराना निशान। पिद्दू सिंह ने तुरंत नोटपैड तैयार कर लिया। कैसा निशान बाबूलाल जी? लगभग 40 साल पहले, बाबूलाल ने बताना शुरू किया, शहर में एक बहुत ही गोपनीय और विशिष्ट बुद्धिजीवियों का समूह सक्रिय था। वे खुद को ज्ञान के प्रहरी, सेंटिनल्स ऑफ नॉलेज कहते थे। उनका मुख्य काम था आपसी ज्ञान साझा करना और शतरंज खेलना। वे सिर्फ वही खेलते थे। अमन की आंखें संकरी हो गईं। शतरंज। सेठ धर्मपाल भी अपनी मौत से पहले शतरंज खेल रहे थे। बाबूलाल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और ये अंगूठी अमन साहब ज्ञान के प्रहरियों के एक विशेष उपसमूह का प्रतीक था। यह उल्टे वी का मतलब था विजय, विक्ट्री, और टेढ़ा चांद रात में होने वाली उनकी गुप्त बैठकों का संकेत था। वे लोग अक्सर अपनी असली पहचान छिपाए रखते थे।
क्या आप उस समूह के सदस्यों का कोई नाम बता सकते हैं? पिद्दू ने पूछा। मुश्किल है पिद्दू सिंह, वे अपनी सदस्यता को लेकर बहुत गुप्त थे, लेकिन मुझे याद है, सेठ धर्मपाल के अलावा उस समय शहर के 3 प्रमुख और धनी व्यक्ति इस समूह के बहुत सक्रिय सदस्य थे। बाबूलाल ने अपने दिमाग पर जोर डाला और 3 नाम बताए। 1. प्रोफेसर कैलाश, एक सेवानिवृत्त शिक्षाविद जो अपनी विशाल निजी पुस्तकालय और रहस्यमय विषयों में रुचि के लिए जाने जाते थे। 2. श्रीमती वसुंधरा देवी, एक शक्तिशाली निसंतान समाज सेविका जिनके पास शहर की कई अचल संपत्तियां थीं। 3. अजीत सिन्हा, एक धनी कपड़ा मिल मालिक जो अक्सर विदेश यात्राओं पर रहते थे और जिन्हें जुए की लत थी। अमन ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, तो सेठ धर्मपाल की हत्या का संबंध सीधे तौर पर इस 40 साल पुराने गुप्त समूह से है। किसी ने बदला लिया या समूह के किसी रहस्य को छिपाने के लिए सेठ जी को मार डाला गया। पिद्दू ने सवाल किया, लेकिन अमन, हम ये कैसे जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सेठ जी के साथ शतरंज खेल रहा था और कौन हत्यारा है? अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। वॉटसन, याद है हवेली में हमें नीला निशान मिला था? शाही नीलम की धूल? पिद्दू ने पूछा। हाँ बाबूलाल जी, क्या आप इन तीनों में से किसी के बारे में जानते हैं जिसके पास नीले रंग की कोई विशेष या मूल्यवान चीज हो? बाबूलाल कुछ देर सोचते रहे। हाँ, श्रीमती वसुंधरा देवी। उनके पास ईरान के शाह की एक बहुत पुरानी बेशकीमती कलम थी। वो कलम विशेष नीले रंग की स्याही का इस्तेमाल करती थी, जो कभी कभी जमीन पर पड़कर धूल जैसी लगती थी। वो कलम उन्हें अपने पति से विरासत में मिली थी। अमन की आंखें चमक उठीं। तो अब हमारे पास एक संदिग्ध है जो उस पुराने समूह से जुड़ा है और जिसके पास एक नीली वस्तु है जो शायद घटनास्थल पर मौजूद थी। पिद्दू, अमन ने अपनी घड़ी देखी। हम सबसे पहले श्रीमती वसुंधरा देवी से मिलने जा रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि क्या वो उल्टे वी और चांद वाली अंगूठी पहनती थीं और सेठ धर्मपाल के साथ उनके संबंध क्या थे। अध्याय 4, श्रीमती वसुंधरा देवी का आत्मविश्वास। श्रीमती वसुंधरा देवी का घर शांति कुटीर उनकी भव्यता के विपरीत बहुत ही सादगी और शालीनता से सजा हुआ था। पिद्दू सिंह और अमन को बैठक में बिठाया गया, जहां वसुंधरा देवी कुछ ही मिनटों में आईं। वो शांत थीं, करीने से सजी हुई, और उनके चेहरे पर एक कठोर नियंत्रित आत्मविश्वास था। जासूस अमन और डॉक्टर सिंह, उन्होंने अपनी आवाज में हल्की उदासी लाते हुए कहा, मैं सेठ धर्मपाल की मौत से बहुत दुखी हूं। वो एक पुराने दोस्त थे। पुलिस ने मुझे बताया कि यह प्राकृतिक मौत थी, लेकिन आप यहां क्यों हैं? अमन सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने जेब से जिपलॉक थैली निकाली जिसमें कांसे की अंगूठी थी और उसे सामने मेज पर रख दिया। श्रीमती देवी, अमन ने कहा, सेठ धर्मपाल की लाश ने ये चीज कसकर भींच रखी थी। यह उनकी बोलती हुई लाश का अंतिम शब्द है। क्या आप इस प्रतीक को पहचानती हैं? वसुंधरा देवी ने अंगूठी को देखा। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं आई। वो इतनी सहज थीं कि पिद्दू को लगा कि उन्होंने कभी ये अंगूठी देखी ही नहीं होगी। नहीं, ये बहुत पुराना साधारण कांसे का टुकड़ा लगता है। मैं इस तरह की कोई चीज नहीं पहनती और मैंने धर्मपाल जी को भी इसे पहने नहीं देखा। पिद्दू सिंह को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन अमन शांत थे। उन्होंने अपनी निगाहें वसुंधरा देवी के हाथ से उनके चेहरे पर उठाईं और फिर वापस मेज पर रख दिया। आपकी स्मृति पर मुझे विश्वास है, श्रीमती देवी, अमन ने कहा, लेकिन मुझे बाबूलाल जी से पता चला कि आप ज्ञान के प्रहरी नामक एक पुराने गुप्त शतरंज समूह की सदस्य थीं। क्या ये सच है? इस बार वसुंधरा देवी के आत्मविश्वास में एक मामूली दरार आई। उनके होंठ एक पल के लिए कांपे। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया। 40 साल पहले। ये एक पुराना शौक था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, अमन ने दृढ़ता से कहा। सेठ धर्मपाल अपनी मौत से ठीक पहले किसी के साथ शतरंज खेल रहे थे और वो व्यक्ति ज्ञान के प्रहरी समूह से जुड़ा था जिसके पास शायद ये अंगूठी थी। अमन ने मेज पर पड़ी उनकी ईरानी कलम की ओर इशारा किया जिसकी नीली स्याही की महक कमरे में हल्की हल्की आ रही थी। ये आपकी प्रसिद्ध नीलम स्याही वाली कलम है, अमन ने कहा।
और सेठ धर्मपाल की हथेली पर नीले रंग की धूल का एक छोटा निशान मिला था, जो संभवतः आपकी कलम की स्याही से मिलता है। पिद्दू को लगा कि अमन ने उन्हें कोने में धकेल दिया है। वसुंधरा देवी शांत रहीं, फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैं पिछली रात सदाबहार हवेली में थी। हम दोनों हर मंगलवार रात को शतरंज खेलते थे। और हाँ, वो मुट्ठी का निशान, वो तब लगा होगा जब मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की। तो आप हत्यारे नहीं हैं? अमन ने सीधे पूछा। बिल्कुल नहीं, वह झल्ला गईं। हम खेल रहे थे, वह जीतने की कगार पर थे। अचानक उन्होंने अपनी छाती पकड़ी और जमीन पर गिर पड़े। मैं घबरा गई और भाग गई। मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस को पता चले कि मैं रात के उस समय उनके घर पर थी। मेरा सामाजिक सम्मान। आप भाग गईं, लेकिन मुट्ठी में ये अंगूठी कैसे आई? अमन ने सवाल किया। वसुंधरा देवी ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन अचानक अमन ने एक ऐसी चीज की ओर इशारा किया जिसने पिद्दू और वसुंधरा देवी दोनों को चौंका दिया। श्रीमती देवी, अमन ने कहा, उनकी आंखें उनकी दाहिनी हथेली पर टिकी थीं। आप हमेशा अंगूठी पहनती थीं, लेकिन आज आप एक भी अंगूठी नहीं पहने हैं। खासकर आपकी अनामिका रिंग फिंगर पर एक गहरा सफेद घेरा है, जहां की चमड़ी बाकी चमड़ी से हल्की है। ये घेरा बताता है कि आपने हाल ही में कोई अंगूठी निकाली है जो आप लंबे समय से पहन रही थीं। वसुंधरा देवी का नियंत्रित चेहरा टूट गया। वो तुरंत अपने दाहिने हाथ को अपनी साड़ी के नीचे छिपाने लगी। और मैं शर्त लगा सकता हूं, अमन ने जारी रखा, कि वो अंगूठी कांसे की थी जिस पर उल्टा वी और टेढ़ा चांद बना हुआ था, आपके प्रिय समूह का प्रतीक। जब सेठ जी डर से गिर रहे थे तो आपने उन्हें सहारा देने की कोशिश की होगी और उस दौरान उन्होंने आपकी अंगूठी खींच ली होगी, हत्यारे के रूप में नहीं, बल्कि उस अंतिम व्यक्ति के रूप में जिसे उन्होंने मौत से पहले देखा था। वसुंधरा देवी का आत्मविश्वास पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। उन्होंने धीरे से सिर उठाया। ठीक है, उन्होंने धीमी दबी आवाज में कहा, मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मर गए। मैं बस घबरा गई और मैंने अपनी अंगूठी, जिसे आपने वहीं छोड़ दिया, पिद्दू ने धीरे से पूरा किया। और अब आप कह रही हैं कि आप हत्यारे नहीं हैं, लेकिन हत्यारा कौन है? अध्याय 5, तीसरा, खिलाड़ी और अंतिम चाल। अमन ने वसुंधरा देवी की टूटी हुई आंखों में देखा। श्रीमती देवी, आपने हमें लगभग सब कुछ बता दिया है, सिवाय एक बात के, कमरे में आप दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति जिसने सेठ धर्मपाल को इतना डराया कि उनका दिल सचमुच फट गया और जिसके डर से आप वहां से भागीं। वसुंधरा देवी सिसक उठी। मैं उसकी रक्षा कर रही हूं। वो निर्दोष है। कोई निर्दोष व्यक्ति किसी हत्यारे को बचाने के लिए नहीं भागता, अमन ने सख्ती से कहा। आप ज्ञान के प्रहरी समूह से जुड़ी थीं। आपको पता है कि ज्ञान छिपाने से हमेशा अंधेरा बढ़ता है। सच बोलिए। पिद्दू सिंह ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। श्रीमती देवी, अगर वो सच में निर्दोष है तो सच बोलने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप चुप रहीं तो आप हत्या में सहयोग करने के आरोप में फंस जाएंगी। वसुंधरा देवी हार मान चुकी थीं। वो प्रोफेसर कैलाश थे। अमन और पिद्दू चौंक गए। प्रोफेसर कैलाश माइनस इतिहासकार, ज्ञान के प्रहरी समूह के सदस्य और बाबूलाल द्वारा सुझाए गए 3 संभावित संदिग्धों में से एक। प्रोफेसर कैलाश क्यों? अमन ने पूछा। सेठ धर्मपाल के पास एक गुप्त वसीयत थी, वसुंधरा देवी ने कांपते हुए खुलासा किया। ये वसीयत ज्ञान के प्रहरी समूह के पूरे 40 साल के जमा किए गए खजाने और संपत्ति से संबंधित थी, जिसे वे धर्मपाल जी की देखरेख में रखते थे। वो संपत्ति अरबों की थी और धर्मपाल जी अकेले उसके संरक्षक बन गए थे। प्रोफेसर कैलाश को लगा कि धर्मपाल जी बेईमानी कर रहे हैं और वो पूरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। कल रात कैलाश चुपके से हवेली में आए ताकि सेठ जी को डराकर वसीयत और संपत्ति का नियंत्रण पत्र ले सकें। मैं वहां शतरंज खेल रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। तो प्रोफेसर कैलाश ने सेठ जी को डराया, अमन ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन किसी हथियार या जोर जबरदस्ती के बिना? सिर्फ डराने से दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है?
वसुंधरा देवी ने मेज पर पड़ी अपनी ईरानी कलम उठाई। नहीं, प्रोफेसर कैलाश कुछ अलग लाए थे। वो लाए थे धर्मपाल जी के दिवंगत बेटे की तस्वीर। पिद्दू को याद आया कि सेठ धर्मपाल के बेटे ने 5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और सेठ जी उसके बाद से पूरी तरह टूट गए थे। प्रोफेसर ने उस तस्वीर को सेठ जी के सामने जमीन पर फेंक दिया। वसुंधरा देवी ने आंखों में आंसू लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर सेठ जी ने संपत्ति नहीं सौंपी तो वो सबके सामने ये खुलासा कर देंगे कि सेठ जी के बेटे ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सेठ धर्मपाल की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई थी। ये जानकर सेठ जी के हाथ से उनका प्याला गिर गया। वो अपने बेटे का नाम सुनकर इतने डर गए। उन्हें लगा कि वो अपने बेटे के अंतिम सम्मान को भी खो देंगे। उसी क्षण वो जमीन पर गिर पड़े और उनका निधन हो गया। अमन ने मेज पर पड़ी अंगूठी को देखा। बोलती हुई लाश ने ये अंगूठी भींची थी, जो हत्यारे के रूप में नहीं बल्कि उस अंतिम व्यक्ति को दर्शाती थी जिसने सेठ जी को डर के इस अंतिम क्षण में देखा था, वसुंधरा देवी। प्रोफेसर कैलाश, अमन ने धीरे से कहा। उन्होंने सेठ धर्मपाल को किसी हथियार से नहीं मारा, बल्कि उनके सबसे बड़े डर का इस्तेमाल किया। ये भावनात्मक हत्या है। अंतिम निष्कर्ष, अमन और पिद्दू सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। वसुंधरा देवी की गवाही और ज्ञान के प्रहरी समूह के बारे में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रोफेसर कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर कैलाश के घर की तलाशी ली गई, जहां से उन्हें सेठ धर्मपाल के दिवंगत बेटे की एक पुरानी फाइल मिली जिसमें सेठ जी की लापरवाही का सबूत था। प्रोफेसर ने स्वीकार किया कि उनका इरादा केवल डराना और वसीयत वापस लेना था, न कि हत्या करना। सदाबहार हवेली के विशाल ड्राइंग रूम में शतरंज का खेल अभी भी आधा खेला हुआ पड़ा था। पिद्दू सिंह ने अपनी नोटपैड बंद की। तो अमन, ये प्राकृतिक मौत नहीं थी, ये हत्या थी। लेकिन कानून इसे कैसे देखेगा? अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराए। पिद्दू, एक आदमी को जहर से मारने में और डर से मारने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों ही मामलों में परिणाम मृत्यु होता है और दोनों में ही एक अपराधी होता है। और बोलती हुई लाश ने अपना काम किया, पिद्दू ने कहा। हां, अमन ने कहा, लाशें अक्सर झूठ नहीं बोलती। हमें बस उनकी भाषा समझनी होती है, चाहे वो एक भींची हुई मुट्ठी हो या एक पुरानी कांसे की अंगूठी। ये दृश्य बोलती हुई लाश कहानी के अंत में प्रोफेसर कैलाश की गिरफ्तारी के बाद आता है। पिद्दू सिंह ने हवेली से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। अमन, भावनात्मक हत्याएं थका देती हैं, दिमाग पर बोझ पड़ता है। अमन ने आसमान की ओर देखा, जो अब सुबह की पहली रोशनी से धुल रहा था। उन्होंने पिद्दू की बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी जेब से एक टूटा हुआ पुराना लॉकेट निकाला। ये लॉकेट उनके पहले के किसी अनसुलझे मामले से जुड़ा था। थकावट, पिद्दू, तब होती है जब दिमाग को चुनौती न मिले, अमन ने कहा। भावनात्मक मामले सुलझ गए। अब समय है एक ठोस, अचल पहेली का। पिद्दू ने लॉकेट को देखा। ये क्या है अमन? मुझे याद नहीं। अमन ने धीरे से लॉकेट खोला। उसके अंदर कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक जंग लगा हुआ, मुड़ा हुआ समुद्री नक्शा मैप था, जिसका एक किनारा पानी में गल चुका था। पिद्दू, ये लॉकेट मुझे 3 महीने पहले तब मिला था, जब ताजमहल शिपिंग कंपनी के मालिक मिस्टर मेहरा अपने ही अंदर से बंद किए हुए खाली जहाज से लापता हो गए थे। पिद्दू की आंखें बड़ी हो गईं। खाली जहाज और लॉकेट, यह कहाँ का नक्शा है? अमन ने लॉकेट वापस जेब में रखते हुए एक रहस्यमय मुस्कान दी। ये उस जगह का नक्शा है जहां किसी को सोने से भरा हुआ ताबूत मिला है, अमन ने कहा। और अब जिन्होंने उसे पाया, वे एक एक करके गायब हो रहे हैं। हमें ये पता लगाना है कि जहाज खाली क्यों था और सोने का ताबूत कहाँ गया। तैयार हो जाओ पिद्दू, अब हम शहर की दलदली गलियों में नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों पर सवारी करेंगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।